आज जो है समांतर श्रेणी जिसका जो प्रश्नावली 5.1 का है। तो दोस्तों आज जो है इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी का जितने भी क्वेश्चन होता है दोस्तों एक एक करके हम सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों के संबंध में संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। तो दोस्तों एपी के लिए यानी समांतर श्रेणी के लिए जो कुछ फॉर्मूले होते हैं उसको देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं क्या, अगर श्रेणी हम लिखते हैं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, ये श्रेणी है दोस्तों। श्रेणी में ये जो होता है ये प्रथम पद होता है, ये दूसरा पद होता है, ये तीसरा पद होता है, ये चौथा पद होता है और ये पांचवा पद होता है। तो प्रथम पद यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये प्रथम पद है 2 है। प्रथम पद कितना है दोस्तों 2 है। तो प्रथम पद के लिए प्रथम पद कितना है 2 है, जिसको हम क्या कहते हैं ए कहते हैं। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 है। दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है 4, यानी लिखेंगे दूसरा पद कितना लिखेंगे यानी A2 लिखेंगे, A2 का वैल्यू लिखेंगे 4। तीसरा पद कितना है दोस्तों, तीसरा पद है 6, चौथा पद कितना है 8 और पांचवा पद कितना है 10 है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि समांतर श्रेणी में कब होता है दोस्तों, जब ये दोनों के बीच का अंतर समान हो, ये दोनों का बीच का अंतर और ये दोनों बीच का अंतर और ये दोनों बीच का अंतर, सबका अंतर अगर समान हो तभी हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है, नहीं तो क्या है दोस्तों नहीं होगा। सबके अंतर अगर ये दोनों के बीच का अंतर अगर सबका समान होता है दोस्तों तभी हम क्या कहते हैं समांतर श्रेणी में है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर अंतर देखते हैं सबका समान आ रहा है, क्योंकि ये दोनों का अंतर कितना है 2 है, 6 और 4 का अंतर कितना है 2 है, 8 और 6 का अंतर कितना है 2 है, 10 और 8 का अंतर कितना है 2 है, सबका अंतर 2 आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में होता है दोस्तों तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर क्या, पहला फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, समांतर श्रेणी में जब होता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रथम पद जिसको हम ए कहते हैं, और दूसरा पद क्या होता है दोस्तों, दूसरा पद जिसको हम A2 कहते हैं। A2 के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस डी। अब यहाँ पर A तो पता है प्रथम पद होता है, D क्या होता है दोस्तों, D होता है सार्वंतर। क्या होता है दोस्तों सार्वंतर। D क्या होता है सार्वंतर होता है, जो कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। दूसरा पद A2 में से A1 को घटाते हैं तब यहाँ पर सार्वंतर निकलता है। सार्वंतर कब निकलेगा दोस्तों, सार्वंतर कब निकलेगा, जब यहाँ पर हम दूसरा पद में से जब दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं ना तभी मेरा सार्वंतर निकलता है। तो यहाँ पर ये दोनों का अंतर क्या कहलाएगा सार्वंतर कहलाएगा। 4 और 2 का अंतर सार्वंतर कहलाएगा, 6 और 2 का अंतर सार्वंतर कहलाएगा। ये सब का अंतर क्या कहलाता है दोस्तों सार्वंतर करता है, सार्वंतर कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं डी कहते हैं। तो तीसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा पद यानी A3 के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D। चौथा पद के लिए फॉर्मूला होता है, चौथा पद यानी A4 के लिए क्या होता है A प्लस 3D। पांचवा पद के लिए A5 के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। छठा पद के लिए A6 के लिए फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 5D। सातवां पद के लिए A7 के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 6D। तो यही फार्मूला है दोस्तों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर डी का वैल्यू क्या होता है घटते जाएगा, यानी ए तो रहेगा लेकिन डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। ए 7 का लाना है, सातवां पद लाना है तो 7 में से 1 घट जाएगा यानी 6D हो जाएगा। तो यही फार्मूला है दोस्तों कुछ जो कि 5.1 का है।
5.1 में इतना सही फार्मूला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया है दोस्तों, 15 रुपया दिया है। तो लिखेंगे हम क्या, हम यहां पर लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया कितना रुपया दिया है, 15 रुपया। आगे बोल रहा है क्या दोस्तों, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया लगता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहां से ए से लेकर हमको कुछ दूरी तय करना है बी तक, तो ए से अगर बी तक कुछ दूरी तय करना है तो यहां से हम मान लेते हैं कि कुछ दूरी चलते हैं, नहीं 1 किलोमीटर जब चलते हैं ना, 1 किलोमीटर जब चलते हैं तो इसका 15 रुपया लगेगा भाड़ा। लेकिन यहां से जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे दूसरा किलोमीटर के लिए, दूसरा किलोमीटर के लिए जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर 8 रुपया अतिरिक्त भाड़ा लगेगा। इसका मतलब 15 रुपया तो पहले 1 किलोमीटर का लगता है और 8 रुपया और लग जाएगा, कितना रुपया, यानी टोटल 23 रुपया लग जाएगा। उसी तरह अगर हम तीसरा किलोमीटर के लिए जाएंगे ना, तो तीसरा किलोमीटर जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कह रहा है क्या, जो कि दूसरा किलोमीटर है यानी फिर 8 रुपया जुटेगा इसमें, तो 15 प्लस 8 रुपया जुटेगा, यानी टोटल 31 रुपया लगेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, यानी प्रत्येक किलोमीटर में जो है ना, प्रत्येक किलोमीटर का 8 रुपया अतिरिक्त भाड़ा लगेगा प्रत्येक किलोमीटर का। तो यहां पर लिखेंगे क्या दोस्तों, लिखेंगे प्रत्येक, लिखेंगे अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना रुपया लगेगा दोस्तों, 8 रुपया। तो यहां प्रथम किलोमीटर का किराया तो पता है 15 रुपया लगता है दोस्तों, दूसरा किलोमीटर का किराया कितना लगेगा, लिखेंगे दूसरा किलोमीटर का किराया, दूसरा किलोमीटर का किराया कितना रुपया लगेगा, 15 रुपया तो पहला किलोमीटर का लगता है, दूसरा किलोमीटर जाने के लिए क्या कर देंगे, 8 रुपया और ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ 15, दूसरा किलोमीटर जाने के लिए क्या करते हैं 15 रुपया तो लगेगा, लेकिन 8 रुपया अतिरिक्त में लगेगा, यानी 15 प्लस 8 जब जोड़ेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 23 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया होगा, 23 रुपया। फिर तीसरा किलोमीटर का जब जाएंगे दोस्तों, 3 किलोमीटर जब जाएंगे, तीसरा किलोमीटर का जो किराया लगेगा, तीसरा किलोमीटर का जो किराया लगेगा दोस्तों, इससे जो है 8 रुपया ज्यादा लगेगा। यहां पर हम लिखे हैं दोस्तों तीसरा किलोमीटर का किराया कितना रुपया, 15 प्लस 8 रुपया लगेगा, क्योंकि अतिरिक्त किलोमीटर का जो किराया लगेगा वो 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कितना होगा 15 प्लस 8 रुपया, इसका मतलब कितना होगा 31 रुपया। चौथा किलोमीटर का किराया कितना रुपया लगेगा दोस्तों, चौथा किलोमीटर का किराया, चौथा किलोमीटर का किराया कितना लगेगा दोस्तों, इससे जो है 8 रुपया ज्यादा लगेगा, यानी 15 प्लस 8 रुपया। तो यहां पर जब सबको जोड़ेंगे तो कितना रुपया होगा, 39 रुपया। तो यहां जो श्रेणी बन रहा है दोस्तों, यहां जो श्रेणी बन रहा है, श्रेणी क्या बन रहा है, श्रेणी जो बन रहा है यहां पर, श्रेणी क्या बन रहा है, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर का किराया 23 रुपया, तीसरा किलोमीटर का रुपया यानी कितना रुपया, 31 रुपया, और चौथा का कितना लग रहा है, 39 रुपया। तो इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा दोस्तों। आगे पूछ रहा है कि ये जो है क्या एपी में है, यहां पर क्या दोस्तों, ये सबका अंतर तो सबका समान होगा दोस्तों, ये दोनों का अंतर भी तो समान होगा, ये दोनों का अंतर भी तो समान होगा। जब सबका अंतर समान होता है, जब सबका अंतर जब समान होगा तो हम क्या कहेंगे, एपी में है। लिखेंगे हाँ, लिखेंगे
क्या लिखेंगे दोस्तों, एपी में है, लिखेंगे श्रेणी एपी में है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5.1 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि जो है एक बेलन है, एक क्या है, बेलन है। एक बेलन में जो उपस्थित हवा की मात्रा है ना, एक बेलन में जो उपस्थित हवा की मात्रा है वो कितना है ये पता नहीं है। एक बेलन में उपस्थित हवा की जो मात्रा है वो इसमें कितना यूनिट है वो पता नहीं है। तो बेलन में जो हवा है मान लेते हैं क्या, x यूनिट है। बेलन में जो हवा है मान लेते हैं कितना है, x यूनिट है। तो लिखेंगे क्या दोस्तों, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा, उपस्थित हवा की मात्रा कितना होगा, x यूनिट। जब बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x है तो यहां पर क्या बोल रहा है, जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है, वायु निकालने वाला जो पंप है वो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या करता है, बाहर करता है। लिखेंगे बेलन की 4 भाग जो है बाहर करता है, बाहर करता है। तो दोस्तों जो चरण फर्स्ट हम लिखेंगे, चरण फर्स्ट में बेलन में टोटल हवा कितना है, x यूनिट है। यहां जो बेलन में टोटल हवा कितना है, x यूनिट है। जिसे मान लेते हैं दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि बेलन में हवा जो है ना x यूनिट है, कितना है दोस्तों, x यूनिट है। तो बेलन में जब हवा है x यानी x 100 है, जब इसका 1/4 भाग पहली बार बाहर करेगा, कह रहा है कि दोस्तों कि बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर करता है। तो यहां पर दोस्तों अगर बेलन में मान लेते हैं कि 100 यूनिट हवा है, कितना है दोस्तों, 100 यूनिट है। तो जब इसका 1/4 भाग बाहर करेगा तो 100 का ही 1/4 भाग होगा। किसका होगा दोस्तों, 100 में से ही 100 का ही 1/4 भाग बाहर करेगा, तब न शेष हवा होगा। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि बेलन में जो है ना 100 यूनिट हवा है, तो कह रहा है कि इसमें जो है ना कितना बाहर करेगा, जो कि यहां से 100, बेलन में टोटल हवा कितना है, 100 है। तो कह रहा है कि वायु निकालने वाला जो पंप होता है ना उससे 1/4 भाग बाहर करता है शेष हवा का। हवा कितना है टोटल, 100 है। 100 का ही 1/4 भाग बाहर कर लेता है दोस्तों। तो 100 का ही 1/4 भाग बाहर करेगा तो कितना होगा, 25। यानी 100 में से जब 25 भाग बाहर करेगा तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 75। इसका मतलब जो दूसरा बार हवा बचेगा, शेष जो हवा बचा दोस्तों, वो शेष हवा कितना बचा, 75 बचा। अब यहां पर फिर दोस्तों कह रहा है क्या कि अब शेष हवा का, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, शेष हवा का 1/4 भाग फिर बाहर करता है। तो शेष हवा कितना बचा है दोस्तों, 75 बचा है। तो 75 में से 75 का ही 1/4 भाग फिर बाहर करेगा, क्योंकि शेष हवा का बोल रहा है दोस्तों। शेष हवा कितना है, 75 है। तो 75 में से 75 का 1/4 भाग बाहर करेगा। तो ये क्या होता है दोस्तों, जो भी आएगा अब ये तीसरा बार जो है बेलन में हवा बचेगा, जो शेष हवा कितना आएगा वो बचेगा यहाँ पर।
तो उसी तरह हम यहां पर करेंगे दोस्तों कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है, x है। जो दूसरा चरण में होगा दोस्तों, चरण दूसरा में क्या होगा, चरण फर्स्ट में क्या होगा कि बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग जो बाहर करेगा, तो बेलन में हवा की मात्रा क्या है दोस्तों, हवा की मात्रा है x। तो लिखेंगे यहां पर, ये लिखते हैं, चरण फर्स्ट नहीं लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, दूसरी बार बेलन में शेष हवा, दूसरी बार से बेलन में शेष हवा कितना बचेगा दोस्तों, यहां पर बेलन में टोटल हवा कितना है, x है, x का ही 1/4 भाग बाहर कर लेता है दोस्तों। तो यहां पर x तो रहेगा, x गुने 1 करेंगे, x/4 होगा। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 देंगे। एलसीएम कितना होगा, 4 गुना x करेंगे, 4x माइनस x, जब घटाएंगे तो कितना होगा, 3x/4। तो दोस्तों यहां पर जो बेलन में दूसरी बार शेष हवा बचा, शेष हवा अब कितना बचा है, 3x/4 बचा है। तो शेष हवा जब 3x/4 बचा है, तो जब तीसरी बार इसमें से हवा निकालेगा, बेलन की तीसरी बार बेलन में शेष हवा, तीसरी बार जो बेलन में शेष हवा बचेगा दोस्तों, वो कितना बचेगा, तीसरी बार जो बेलन में शेष हवा कितना है, शेष हवा बचा है 3x/4 बचा है। तो इसी का 1/4 भाग बाहर करेगा दोस्तों, तो 3x/4 का ही 1/4 भाग बाहर कर लेगा। तो यहां पर कितना होगा, 3x/4 और माइनस कर देंगे कितना, 3 गुना x, 3x बटे में 4 गुना 4 करेंगे, 16 होगा। तो जब एलसीएम लेंगे दोस्तों, जब एलसीएम लेंगे हम यहां पर, तो क्या होगा, जब यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहां पर 4 से 16 में भाग देंगे, कितना बार में भाग लगता है, 4 बार में भाग लगता है। 4 गुना 3 करेंगे, 12x माइनस 16 से जब 16 में भाग देंगे, 1 बार में भाग लगता है, 1 गुना 3x करेंगे तो 3x होगा। तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 9x/16 बचेगा। तो तीसरी बार जो बेलन में शेष हवा बच रहा है, वो कितना बच रहा है, 9x/16 बच रहा है। तो यहां पर चौथी बार अगर निकालेंगे तो 9x/16 का ही 1/4 भाग बाहर करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों, चौथी बार बेलन में शेष हवा, तो चौथी बार बेलन में शेष हवा कितना है, शेष जो हवा बचा है दोस्तों, शेष हवा कितना बचा है, 9x/16 बचा है। कितना बचा है दोस्तों, 9x/16। इसी में से 9x/16 का ही 1/4 भाग फिर बाहर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि x 9x का भी इस हर एक बार जो है शेष हवा का 1/4 भाग बाहर करना है। तो शेष हवा कितना है दोस्तों, 9x/16 है। तो 9x/16 का ही कितना भाग बाहर करेंगे, 9x/16 है, तो इसी कारण 1/4 भाग बाहर करेंगे दोस्तों। जब 1/4 भाग बाहर करेंगे, तो जब यहाँ पर 9x/16 है माइनस 9x गुना 1 करेंगे, तो 9x/16 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। तो यहाँ एलसीएम क्या होगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा 64 और 16 का एलसीएम होगा 64। 16 से 64 में भाग देंगे, 4 बार में भाग लगता है, 4 गुना 9 करेंगे 36x माइनस 64 से 64 में भाग देंगे, 1 बार में भाग लगता है, 1 गुना 9x करेंगे, 9x होगा। तो 36x में से 9x को घटाएंगे, कितना बचेगा, 27x/64 बचेगा। तो दोस्तों जो श्रेणी बन रहा है, श्रेणी मेरा क्या बन रहा है दोस्तों, लिखेंगे दोस्तों क्या, श्रेणी जो बन रहा है वो मेरा बन रहा है, श्रेणी जो बन रहा है, सबसे पहले जो है दोस्तों बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना था, सबसे पहले जो है बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा हम कितना माने थे दोस्तों, हवा की मात्रा माने थे, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा हम कितना माने थे दोस्तों, x यूनिट माने थे। सबसे पहले x यूनिट माने हैं, उसके बाद जो है दोस्तों शेष हवा कितना बचा, उसके बाद जो शेष हवा बचा है दोस्तों, उसके बाद कितना शेष हवा बचा है दोस्तों,
उसके बाद शेष हवा बचा है 3x/4 बचा है। कितना बचा है दोस्तों? 3x/4। उसके बाद जो शेष हवा बचा है दोस्तों, उसके बाद शेष हवा कितना बचा है? 9x/16 बचा है। कितना बचा है दोस्तों? 9x/16। तो लिखेंगे 9x/16। उसके बाद जो है शेष हवा कितना बचा है दोस्तों? उसके बाद जो है शेष हवा बचा है 27x/64। कितना बचा है दोस्तों? 27x/64 बचा है। तो लिखेंगे तीसरी बार जो है नहीं, चौथी बार जो है शेष हवा कितना बचा है? 27x/64 बचा है। इसी तरह से आगे चलते रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या ये श्रेणी में है? तो देखेंगे दोस्तों, क्या ये दोनों का अंतर क्या समान आ रहा है? ये दोनों का अंतर क्या समान आ रहा है? ये दोनों का अंतर क्या समान आ रहा है? तो चेक कैसे करेंगे दोस्तों? जब अंतर निकालेंगे तो 4 गुना x करेंगे, 4x में से 3x को घटाएंगे। जब अंतर करेंगे दोस्तों तो लिखेंगे 3x/4 माइनस x करेंगे, नहीं कुछ है तो 1 देंगे। एलसीएम क्या होगा? 4। तो यहाँ 3x माइनस 4 गुना x करेंगे, 4x। उल्टा घट रहा है दोस्तों, क्या बचेगा? x/4 बचेगा। क्या यही संख्या देखते हैं दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में आता है दोस्तों? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9x/16 माइनस 3x/4। तो यहाँ पर दोस्तों क्या इसका भी अंतर अगर समान आता है, इसका भी अंतर अगर समान आएगा तो हम लिखेंगे एपी में है, नहीं तो क्या लिखेंगे दोस्तों? एपी में नहीं है। तो अंतर यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है दोस्तों? 16 आ रहा है। एलसीएम जब 16 आ रहा है, क्या यहाँ एलसीएम कितना आया था दोस्तों? 4 आया था। यहाँ एलसीएम 16 आ रहा है, तो इसका मतलब अंतर जो है समान नहीं होगा। इसलिए क्या लिखेंगे दोस्तों? श्रेणी जो है, श्रेणी एपी में नहीं है। यही क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर खुदाई की लागत कितना है? 150 रुपया है। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि एक कुआं खोद रहे हैं। जब कुआं खोद रहे हैं तो कुआं खोदने के लिए जो लागत आएगा दोस्तों, सबसे पहला जो लागत आ रहा है कुआं खोदने में, जो सबसे पहला लागत आ रहा है, कह रहा है क्या? इसमें प्रथम किलोमीटर जैसे कुआं खोदते हैं ना, प्रथम किलोमीटर जैसे कुआं खोदते हैं तो उसका जो लागत होता है दोस्तों, जैसे यहाँ से यहाँ तक प्रथम किलोमीटर होता है 1 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक तीसरा किलोमीटर है, और ये चौथा किलोमीटर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर जैसे खोदते हैं कुआं तो इसका 150 रुपया लगता है। कितना रुपया लगता है दोस्तों? 150 रुपया। लेकिन कह रहा है कि बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ते जाता है। जैसे ही अगला दूसरा किलोमीटर जाएंगे दोस्तों, हर एक बार 50 रुपया बढ़ते जाएगा। तो दूसरा किलोमीटर जब खुदाई करेंगे तो 150 में 50 बढ़ जाएगा दोस्तों, यानी टोटल कितना रुपया लगेगा? 200 रुपया लगेगा। फिर क्या बोल रहा है कि अगर तीसरा किलोमीटर हम जाते हैं ना, तीसरा किलोमीटर जब कुआं का खुदाई करते हैं तो फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 200 रुपया में 50 रुपया फिर बढ़ जाएगा, यानी 250 रुपया लगेगा। फिर अगला जब किलोमीटर यानी चौथा किलोमीटर का कुआं का खुदाई करेंगे तो फिर 50 रुपया बढ़ेगा। इसका मतलब 250 का 50 रुपया फिर बढ़ेगा। इसका मतलब कितना होगा? 300 रुपया लगेगा। तो यहाँ पर जो श्रेणी बना है दोस्तों, पहले 150 रुपया लगता है, लेकिन अतिरिक्त किलोमीटर का खुदाई का जो लागत बढ़ रहा है, कितना रुपया बढ़ रहा है दोस्तों? 50 रुपया बढ़ रहा है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रथम किलोमीटर की खुदाई की लागत, खुदाई की लागत कितना रुपया दोस्तों? 150 रुपया। अतिरिक्त यानी प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई की लागत जब 150 रुपया है, उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ते जाता है। तो लिखेंगे प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत कितना रुपया बढ़ता है दोस्तों? 50 रुपया।
तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या है, प्रथम किलोमीटर खुदाई का लागत 150 रुपया लगता है। जब दूसरा किलोमीटर खुदाई की लागत लगेगा कितना दोस्तों, दूसरा किलोमीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत, दूसरा किलोमीटर खुदाई की लागत क्या होगा दोस्तों, प्रथम किलोमीटर जो खुदाई का लागत लग रहा है उससे 50 रुपया ज्यादा लगेगा। प्रथम किलोमीटर खुदाई की लागत कितना लग रहा था दोस्तों, 150 रुपया। फिर दूसरा किलोमीटर में 50 रुपया और बढ़ जाएगा, इसका मतलब कितना रुपया लगेगा दोस्तों, 200 रुपया। कितना लगेगा दोस्तों, 200 रुपया। तो तीसरा किलोमीटर खुदाई का जो लागत लगेगा दोस्तों, तीसरा किलोमीटर खुदाई की लागत, तीसरा किलोमीटर जो खुदाई की लागत लगेगा दोस्तों वो कितना लगेगा, इससे 50 रुपया ज्यादा लगेगा, क्योंकि दूसरा किलोमीटर से 50 रुपया ज्यादा लग रहा है। क्योंकि बोल रहा है क्या दोस्तों, प्रत्येक किलोमीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ते जाता है। इसका मतलब दूसरा किलोमीटर का 200 रुपया लगेगा, 200 रुपया है, और तीसरा किलोमीटर जैसे ही जाएंगे तो 200 रुपया में 50 रुपया और एक्स्ट्रा लगेगा। इसका मतलब कितना लगेगा दोस्तों, तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से कि दूसरा किलोमीटर का खुदाई का जो लागत लग रहा है यानी 150 प्लस 50 प्लस और 50, क्योंकि 50 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है दोस्तों, तो जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 250 रुपया। तो चौथा किलोमीटर खुदाई का लागत जो लगेगा दोस्तों, किलोमीटर खुदाई की लागत कितना रुपया लगेगा दोस्तों, इससे 50 रुपया ज्यादा लगेगा। इसका मतलब 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि यहां से यहां तक 150 प्लस 50 है, तो 50 रुपया तो एक्स्ट्रा लगेगा दोस्तों। इसका मतलब कितना रुपया लगेगा, 300 रुपया। कितना रुपया लगेगा दोस्तों, 300 रुपया। तो यहां पर जो श्रेणी बन रहा है दोस्तों, श्रेणी जो बन रहा है क्या बन रहा है, लिखेंगे श्रेणी जो बन रहा है वो 150 बन रहा है। फिर दूसरा कितना है, 200 बन रहा है, उसके बाद 250 बन रहा है, उसके बाद 300 बन रहा है। इसी तरह चलते रहेगा दोस्तों। तो यहां पर क्या श्रेणी जो है एपी में है, क्या एपी में है, क्या ये दोनों का अंतर 50 आ रहा है, ये दोनों का अंतर कितना है, 50 आ रहा है, ये दोनों का अंतर कितना है, 50 का है। तो जब सबका अंतर 50-50 का है तो क्या लिखेंगे दोस्तों, श्रेणी जो है, लिखेंगे श्रेणी जो है एपी में है, एपी में है। यही क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 1 का 4 क्या कह रहा है दोस्तों, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो प्रत्येक वर्ष का जब मिश्रधन पूछ रहा है दोस्तों, तो मिश्रधन के लिए फॉर्मूला होता है, मिश्रधन के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मिश्रधन के लिए फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 पावर टी। इसका मतलब प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। ए अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं दोस्तों तो सबसे पहले इसको हम हिंदी में ही लिखते हैं। तो मिश्रधन के लिए क्या होगा फॉर्मूला, मिश्रधन के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे में 100 पावर क्या होता है दोस्तों, समय। क्या होता है दोस्तों, समय। तो यहां पर अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 पावर कितना होता है, टी होता है। तो यही क्या होता है दोस्तों, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर तो मूलधन पता है दोस्तों, मूलधन कितना दिया है 10,000, और राशि कितना यानी वार्षिक दर कितना दिया है, दर दिया है 8%, और जो है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज किसमें लेना है, प्रत्येक वर्ष का, यानी प्रत्येक वर्ष का, यानी पहले 1 वर्ष का लेना है, उसके बाद 2 वर्ष का, उसके बाद 3 वर्ष का, उसके बाद 4 वर्ष का। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, मूलधन, लिखेंगे मूलधन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल। वो कितना दिया है, 10,000,
दर कितना दिया है दोस्तों, दर जिसको हम कहते हैं रेट, वो कितना दिया है 8%। और समय जो है, समय जो दिया है जिसको हम कहते हैं टाइम, वो प्रत्येक वर्ष का दिया है। 1 वर्ष का लेना है, 2 वर्ष का लेना है, 3 वर्ष का लेना है, प्रत्येक वर्ष का लेना है। यहाँ पर बोल रहा है कि आप प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन बताइए। जब प्रत्येक वर्ष का बताना है तो पहले 1 वर्ष का लेंगे, उसके बाद 2 वर्ष का, उसके बाद 3 वर्ष का। तो यहाँ पर जो अमाउंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, लिखेंगे पहले वर्ष का मिश्र धन। क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले वर्ष का मिश्र धन। पहले वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन के लिए जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, P इंटू 1 प्लस क्या होता है दोस्तों, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T होता है। तो प्रिंसिपल कितना दिया है दोस्तों, प्रिंसिपल दिया है 10,000। तो लिखेंगे 10,000 इंटू 1 प्लस R का वैल्यू क्या है दोस्तों 8 है, बटे में 100, पावर कितना देंगे दोस्तों 1। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है दोस्तों, इसलिए हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, हटा देते हैं। तो यहाँ जब पहले वर्ष का मिश्र धन तो ये हो गया दोस्तों। अब दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, दूसरे वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन होगा दोस्तों, यहाँ पावर में जो है लिखेंगे दूसरे वर्ष का मिश्र धन, मूलधन तो 10,000 है, 1 प्लस R का वैल्यू 8 बटे में 100, पावर कितना वर्ष का होगा दोस्तों, जब दूसरा वर्ष का ले रहे हैं तो पावर हो जाएगा 2 हो जाएगा। और तीसरे वर्ष का जो मिश्र धन होगा दोस्तों, तीसरे वर्ष का मिश्र धन, तीसरे वर्ष का जो मिश्र धन होगा कितना होगा, पावर में सिर्फ समय जो है वो 3 वर्ष के लिए हो जाएगा। तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटे 100, पावर कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। ये तीसरे वर्ष का मिश्र धन है दोस्तों। और चौथे वर्ष का अगर मिश्र धन निकालेंगे, चौथे वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, तो लिखेंगे चौथे वर्ष का मिश्र धन, चौथे वर्ष का मिश्र धन, चौथे वर्ष का मिश्र धन क्या होगा दोस्तों, 10,000 इंटू 1 प्लस R का वैल्यू 8 बटे में 100, पावर कितना वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए दोस्तों, 4 वर्ष के लिए। तो क्या यहाँ पर जो श्रेणी बन रहा है दोस्तों, जो मिश्र धन का श्रेणी बन रहा है वो क्या बन रहा है, श्रेणी जो बन रहा है, पहला मिश्र धन कितना है, पहला मिश्र धन है 10,000 इंटू 1 प्लस R का वैल्यू 8 बटे 100। और दूसरे वर्ष का मिश्र धन कितना है दोस्तों, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटे 100, पावर 2 वर्ष के लिए। तीसरे वर्ष का मिश्र धन क्या है दोस्तों, तीसरे वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना है, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटे 100, पावर कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। चौथे वर्ष का मिश्र धन जो है, चौथे वर्ष का मिश्र धन कितना है, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटे 100, पावर कितना वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। क्या यहाँ पर जो है अंतर सबका समान होगा, सबका अंतर समान नहीं होगा, इसलिए क्या लिखेंगे दोस्तों, श्रेणी जो है, श्रेणी जो है एपी में नहीं है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, जो एक का क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन था दोस्तों, एक का जितने भी क्वेश्चन था दोस्तों, सबका सॉल्यूशन हो गया। अब दोस्तों अगले दिन जो है हम क्वेश्चन 2 में जितने भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर दोस्तों इसको नोट करना है तो कर सकते हैं। चलिए